वेलकम। तो आज हमने एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है चैप्टर नंबर 6 वर्क एंड एनर्जी के स्टार्ट करने हैं। तो न्यूमेरिकल्स को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बातें आपको बताना चाहता हूँ जो कि न्यूमेरिकल्स के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कोई भी न्यूमेरिकल मुश्किल लगने की वजह क्या होती है? अक्सर स्टूडेंट जो हैं उनको न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा मुश्किल लगते हैं, स्पेशली फिज़िक्स के न्यूमेरिकल्स और ज़्यादा मुश्किल लगते हैं। अब इसकी रीज़न क्या है? कोई भी न्यूमेरिकल आपको मुश्किल लगने की वजह क्या है और न्यूमेरिकल्स को एक फार्मूले से हल करने का तरीकाकार क्या है? न्यूमेरिकल्स में आप कौन सी गलती करते हो जिससे आपका पूरे का पूरा न्यूमेरिकल गलत हो सकता है? तो आज इन तमाम क्वेश्चंस के आंसर हमने जानने हैं, तो इसलिए आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। तो आज इस वीडियो को देखने के बाद आपको फिज़िक्स के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो हैं वो मुश्किल नहीं लगने वाले। आपके लिए कोई भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम अगर आता है तो आपको वो करना आसान लगेगा, क्योंकि आज हमने आपको न्यूमेरिकल को हल करने का आसान तरीन तरीका आपको बताना है जिससे आपको न्यूमेरिकल मुश्किल नहीं लगेंगे। अब कोई भी न्यूमेरिकल मुश्किल लगने की वजह ये होती है कि स्टूडेंट्स ने अक्सर औकात क्या करते हैं कि जिस चैप्टर का न्यूमेरिकल उन्होंने करना होता है उस चैप्टर को उन्होंने रिवाइज़ नहीं किया होता, यानी चैप्टर को अच्छी तरह से रिवाइज़ नहीं करते। चैप्टर्स के अंदर जो फार्मूलाज इस्तेमाल होते हैं उन फार्मूलाज को उन्होंने रिकॉल नहीं किया होता, यानी दोहराया नहीं होता, तो जिस वजह से आपको न्यूमेरिकल जो है वो मुश्किल लगते हैं। इसलिए जब आपने न्यूमेरिकल स्टार्ट करने हैं तो आपको चाहिए कि आप अपने चैप्टर को रिवाइज़ करें और जो चैप्टर के अंदर फार्मूलाज इस्तेमाल हो रहे हैं उनको रिकॉल कर लें, उनको दोहरा लें, उन फार्मूलाज को अलग से किसी जगह पे लिख लें। आप उन फार्मूलाज को जब आप उस चैप्टर से निकाल के अलग से, यानी आप जहाँ पे आपका ज़्यादा गुजर बसर है वहाँ पे आप उसको चिस्पा कर लें। इस तरह से फार्मूलाज को आप अलग से लिख के पेज पे लिखें और उस पर आप जिस जगह से आपका ज़्यादा गुजर बसर है, या आप आईना है आपके घर में तो उधर लगा लें, क्योंकि आईना बार बार आप लोग देखते हो, तो वहाँ से फार्मूला को रिवाइज करते जाएँ, रिकॉल करते जाएँ, तो आपको जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है वो मुश्किल नहीं लगेगा, आपको न्यूमेरिकल आसान लगने लग जाएगा। फार्मूलाज के याद होने के बाद न्यूमेरिकल मुश्किल लगने की कोई वजह नहीं बनती। इसलिए आज भी मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आपने चैप्टर के फार्मूलाज को रिकॉल नहीं किया हुआ, आपने चैप्टर को रिवाइज नहीं किया हुआ, तो आप क्या करें, आप इस वीडियो को यहाँ पे पॉज कर दें और चैप्टर को रिवाइज कर लें, फार्मूलाज को अच्छी तरह से रिकॉल कर लें, तो देन इस वीडियो को देखेगा, वरना ये वीडियो आपके लिए कोई फ़ायदेमंद नहीं है। आप इस वीडियो को यहीं भी बंद कर दें। इसके साथ साथ एक और चीज़ वो ये है कि अक्सर औकात स्टूडेंट क्या करते हैं कि न्यूमेरिकल जब भी एग्ज़ाम में आता है तो न्यूमेरिकल्स की स्टेटमेंट को ध्यान से रीड नहीं करते हैं। अब जब न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट को आपने ध्यान से रीड ही नहीं किया तो आपको पता कैसे चलेगा कि इस न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट में क्या चीज़ें हमें बताई हुई हैं और क्या चीज़ उसने पूछी है। जब आपको ये चीज़ ही नहीं समझ आएगी तो आपका न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा, आपका पूरा न्यूमेरिकल जो गलत हो जाएगा। आपने क्योंकि एक फार्मूले के अंदर अगर थोड़ी सी भी मिस्टेक कर दी तो आपका सारे का सारा न्यूमेरिकल जो है वो गलत हो जाएगा, यानी आपको न्यूमेरिकल करने का कोई मेथड ही नहीं आपके माइंड में है, कोई स्टेटमेंट आपके जहन में नहीं है, कोई चीज़ आपको पता नहीं है, तो न्यूमेरिकल कैसे आपसे हल होगा? तो इसलिए आपको न्यूमेरिकल मुश्किल भी लगते हैं। उसके साथ साथ मैं अब न्यूमेरिकल स्टार्ट करता हूं और साथ साथ बताऊंगा कि कौन सी चीज़ें हैं जिनसे आपके न्यूमेरिकल में पूरे मार्क्स आएंगे। तो जब भी कोई न्यूमेरिकल आपने स्टार्ट करना है तो सबसे पहले न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट को ध्यान से रीड करना है। जब आपने न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट को ध्यान से रीड कर लिया उसके बाद आपने क्या करना है, जब भी न्यूमेरिकल को स्टार्ट करना है तो आपने उसकी स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद अगला काम यह करना है, आपने सबसे पहले लिखना है गिवन डाटा। ये हमें डाटा क्या गिवन दिया, जो चीज़ें उसने हमें दी हुई हैं स्टेटमेंट के अंदर, वो आप यहाँ पे लिखोगे। उसके बाद आपने करना है टू फाइंड, कि आपको मालूम क्या करना है। उसके बाद आपने करना है कैलकुलेशन, कि आपने कैलकुलेशन जब स्टार्ट करनी है तो आपने फार्मूला लास्ट में लिखना है न्यूमेरिकल को करने का, और जब आप कैलकुलेशन कर लोगे तो आंसर जो आपका आएगा उसको आपने हाईलाइट लाजमी करना है, क्योंकि आंसर को अगर आप हाईलाइट नहीं करते हो तो एग्जामिनर को ये समझ नहीं आती कि इसका आंसर क्या है। जब आप आंसर को हाईलाइट कर दोगे तो इसके लिए एग्जामिनर के लिए आसानी पैदा हो जाती है, और इस तरह से साफ सुथरा करके आप न्यूमेरिकल करें तो आपके न्यूमेरिकल में पूरे मार्क्स आ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि न्यूमेरिकल को कैसे हल करते हैं। तो एक्सरसाइज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 6.1 है।
तो सबसे पहले जैसे मैंने वीडियो के स्टार्ट पे आपको बताया था कि हमने इसकी स्टेटमेंट को ध्यान से रीड करना है। तो एक्सरसाइज का 6.1 न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट है, कहता है ए मैन हैज पुल्ड अ कार्ट थ्रू 35 मीटर अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 300 न्यूटन, कि एक आदमी एक कार्ट को खींचता है, गाड़ी को 35 मीटर तक, और फोर्स कितनी अप्लाई करता है, 300 न्यूटन की फोर्स अप्लाई करता है। फाइंड द वर्क डन बाय द मैन, तो आपने मालूम करना है कि आदमी ने कितना वर्क किया है। तो इसका तरीकाकार क्या है कि सबसे पहले हमने लिखना है जी गिवन डाटा। गिवन डाटा में हमें उसने डिस्टेंस दिया है और उसके बाद हमें फोर्स दिया है। तो F इज इक्वल टू हम लिखते हैं F इज इक्वल टू 300 न्यूटन, और डिस्टेंस जो हमें दिया है S हमें डिस्टेंस उसने दिया है जी 35 मीटर। फाइंड द वर्क डन, मालूम आपको क्या करना है, वर्क मालूम करना है। क्या करना है आपको, टू फाइंड वर्क। अब हमने एक चीज जो है वो पढ़ी थी, वो ये कि वर्क किसके बराबर होता है। वर्क होता है प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस इज कॉल्ड वर्क। व्हेन ए फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी एंड इट कवर अ डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इट इज कॉल्ड वर्क। इसको भी हमने वर्क का नाम दिया था। तो वर्क का फार्मूला हम लिखने से पहले ये चीज लिख लेंगे हम लाजमी, वी नो दैट हम क्या जानते हैं, W वर्क इज इक्वल टू F क्रॉस S। अब F हमारे पास कितना है, F हमारे पास है 300 न्यूटन। फोर्स हमारे पास कितनी है, 300 न्यूटन है, गिवन है। S कितना है, S 35 मीटर है, तो मल्टीप्लाई 35 कर देंगे। अब इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। तो क्या करेंगे हम, 300 मल्टीप्लाई 35, तो ये हमारे पास आ गया जी 10500, और साथ में वर्क का यूनिट आपने लाजमी लिखना है जो कि जोल है। अब अगर आपने यूनिट नहीं लिखा तो फिर भी आपके मार्क्स जो हैं वो कट जाते हैं, तो यूनिट आपने लाजमी लिखना है। तो वर्क हमारे पास आ गया जी, W वर्क इज इक्वल टू 10500 जोल आ गया। अब आपने क्या करना है, इस आंसर को आपने हाईलाइट करना है। हाईलाइट आप कैसे करोगे कि आप इसको इस तरह से बॉक्स कर दें, इस तरह से, और साथ यहां पर लिख दें आंसर। लो जी, इस तरह से आपका न्यूमेरिकल नंबर 6.1 जो है वो मुकम्मल हुआ। यानी न्यूमेरिकल 6.1 में हमने देख लिया कि जब 300 न्यूटन की फोर्स लगती है और बॉडी S जो हमारे पास 35 मीटर का डिस्टेंस है, तो वर्क हमारे पास कितना आता है, वर्क हमारे पास आता है 10500 जोल, और इसको हमने हाईलाइट कर दिया। तो इस तरह से 6.1 न्यूमेरिकल हमारा मुकम्मल हुआ। तो अब स्टार्ट करते हैं हम 6.2 न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर है 6.2। 6.2 में हम क्या करेंगे कि सबसे पहले उसकी स्टेटमेंट को ध्यान से रीड करेंगे। कहता ब्लॉक विंग 20 न्यूटन, एक ब्लॉक का वजन कितना है, 20 न्यूटन है। इज लिफ्टेड 6 मीटर वर्टिकली अपवर्ड, इसको कितना ऊपर उठाया, 6 मीटर हमने बुलंदी तक लेके गए हैं। कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन इट, अब आपने मालूम करना है कि इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर हुई है। यानी एक ब्लॉक है और उस पे उसका वेट जो है 20 न्यूटन है, तो जब 20 न्यूटन वेट है, उसका वेट का यूनिट भी न्यूटन होता है, इसलिए इज लिफ्टेड। अब इसको आपने कितना उठाया, 6 मीटर की बुलंदी तक उठा के आप ले गए हो। तो अब जब आपने उसको ऊपर उठाया है, तो ऊपर उठाने की वजह से, हाइट की वजह से, पोजीशन की चेंज की वजह से उसके अंदर कौन सी एनर्जी स्टोर होती है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। अब आपने मालूम करना है कि उसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है वो कितनी होती है। तो सबसे पहले हम जो है गिवन डाटा लिखते हैं। तो गिवन डाटा में हमें वेट उसका गिवन दिया है, W इज इक्वल टू 20 न्यूटन, और उसके बाद उसकी जो हाइट है H वो हमें गिवन है 6 मीटर है। मालूम आपको क्या करना है,
आपने पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी है, यानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अगर इसको मैं कहूँ तो कुछ गलत नहीं होगा। G.B.E लिख लो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिख लो, या सिंपली पोटेंशियल एनर्जी लिख लो, एक ही बात है। अब आपने फार्मूला क्या लगाना है हम देखते हैं। हम सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे वी नो दैट। हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो बराबर होती है F क्रॉस H के। अब जब आपके पास एक ब्लॉक था 20 न्यूटन का और आप उसको उठा के यहाँ से यहाँ H हाइट पे ले गए हो, वेट उसका W 20 न्यूटन है और 6 मीटर की हाइट है, ठीक है। तो जब आप यहाँ तक ले गए उसको, तो अब क्या है, अब इस ब्लॉक का वजन W इज इक्वल टू mg डाउनवर्ड एक्ट करता है, यानी ग्रेविटी की फोर्स इसको क्या करती है, डाउनवर्ड खींचती है। तो हमें पता है F इज इक्वल टू W एंड W इज इक्वल टू mg। तो इसलिए हम F की जगह पे अब क्या लगाने वाले हैं, F की जगह पे हम लगाएंगे mg और साथ में क्या आ जाएगा हमारे पास H आ जाएगा। फार्मूला क्या बन गया, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू F क्रॉस H इज इक्वल टू F इज इक्वल टू W एंड W इज इक्वल टू mg और साथ में हमारे पास क्या आ गया, mg H आ गया। अब हम इसके अंदर क्या लगाते हैं, इसके अंदर हम वैल्यूज जो हैं वो पुट करते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू m, मैस हमारे पास कितना है, मैस हमारे पास फाइंड करना पड़ेगा। अब मैस को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो मैस फाइंड करने के लिए हमें अलग से फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। W इज इक्वल टू mg। अब m हमें मालूम करना है, तो ये क्या होगा, W बाई जी। W कितना हमारे पास है, W हमारे पास है 20 न्यूटन। W हमारे पास कितना है, 20 न्यूटन। और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होती है, 10। हम यहाँ पे 10 लगा देंगे। इसको कैंसलेशन करें तो मैस आपके पास कितना आ जाएगा, मैस आपके पास आ जाएगा 2 किलोग्राम। मैस आपके पास कितना आ गया जी, 2 किलोग्राम। अब मैस भी हमें मालूम है, जी की वैल्यू भी पता है, एच भी पता है। अब हम पोटेंशियल एनर्जी के अंदर वैल्यू लगाते हैं। तो मैस कितना है, 2 किलोग्राम है, तो हम मैस की जगह पे उसकी वैल्यू लगाएंगे 2 मल्टीप्लाई जी हमारे पास कितना है, जी 10 होता है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू 10 है। एच हाइट कितनी है, हाइट हमें गिवन है 6 मीटर, लगा देते हैं। तो इस तरह से पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास कितनी आ जाएगी, इसको मल्टीप्लाई करें, 2 मल्टीप्लाई 10 20, 20 मल्टीप्लाई 6 120। अब पोटेंशियल एनर्जी है या काइनेटिक एनर्जी है, इसका यूनिट क्या होता है, जॉल। तो हम इसका साथ के लिखेंगे, यूनिट लिख देंगे। तो जॉल इसका क्या आ गया, यूनिट आ गया। अब आपने क्या करना है, इसको हाईलाइट करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा जी, इस तरह से बॉक्स कर दें इसको। और यहाँ पे हम लिख देते हैं आंसर। तो इस तरह से हमें पता चल गया कि जब बॉडी को 20 न्यूटन जिसका वेट है, हाइट h जो है 6 मीटर तक आप लेके जाओगे, तो उसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होनी है वो होगी 120 जूल। तो इस तरह से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 6.2 भी मुकम्मल हुआ। अब स्टार्ट करते हैं 6.3। तो न्यूमेरिकल नंबर 6.3 की स्टेटमेंट सबसे पहले हमने रीड करनी है। स्टेटमेंट में कहता है कि एक कार विंग 12 किलो न्यूटन, एक कार का वजन कितना है, 12 किलो न्यूटन है स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, और उसकी स्पीड कितनी है, 20 मीटर पर सेकेंड है। फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी, आपने उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो मालूम करनी है। तो स्टेटमेंट के अंदर जो हमें चीज़ें गिवन है वो है जी, एक तो वेट कार का उसने गिवन दिया है जो कि 12 किलो न्यूटन है। W वेट इज इक्वल टू 12 किलो न्यूटन। और उसके बाद उसने हमें गिवन दिया है कि कार की स्पीड जो है v 20 मीटर पर सेकेंड है। अब आपको मालूम क्या करना है, फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी, आपको मालूम करना है उसकी काइनेटिक एनर्जी। अब हमें पता है
वी नो दैट, हम लिखेंगे यहां पे वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। ये काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला था। अब यहां पे हमारे पास मैस नहीं है लेकिन वेट हमारे पास है, तो हम वेट से क्या निकाल सकते हैं? हम वेट से मैस निकाल सकते हैं। कैसे? देखिएगा जरा ध्यान से। पहले हम जरा यहां पे लिख लें, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। अब वेट निकालने का तरीकाकार आपको बताते हैं कि वेट कैसे आप फाइंड कर सकते हो। हमें पता है W इज इक्वल टू mg होता है। m हमें मालूम करना है, एक साइड पर रह गया, g इधर आके डिवाइड होगा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं W/g। मैस इज इक्वल टू, अब W हमारे पास कितना है? W हमारे पास है 12 किलो न्यूटन। तो अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं 12 मल्टीप्लाई 10⁻³ क्योंकि 1 किलो जो होता है 10⁻³ के बराबर होता है। ये प्रीफिक्सेस की वीडियो में चैप्टर नंबर 1 फिजिकल क्वांटिटी एंड मेजरमेंट में हमने रीड किया था। इसका मतलब 12 मल्टीप्लाई 10⁻³ न्यूटन हमारे पास आ गया वेट। अब ये वैल्यू हम यहाँ पे जाकर लगाते हैं तो हमारे पास 12 मल्टीप्लाई 10⁻³ डिवाइड बाय 10। जी की वैल्यू, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। तो मैथ आसानी के साथ मालूम कर सकते हैं। m इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई 10⁻³ ये 10⁻1 ऊपर जाके माइनस हो जाएगी। जब बेस सेम हो तो पावरें एक जगह पे इकट्ठी कर सकते हैं। अब डिवीजन हो रही थी इसलिए ऊपर जाके ये 1 नीचे पावर प्लस की है, ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस की हो जाएगी। तो अब ये हमारे पास मैथ आ जाएगा 12 मल्टीप्लाई 10⁻², या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1200 क्योंकि 10⁻² जो होता है वो 100 होता है। तो इस तरह से मैथ हमारे पास क्या आ गया? मैथ हमारे पास आ गया जी 1200, ठीक है, किलोग्राम आ गया। अब हमने क्या करना है? इधर वैल्यूज लगाते हैं हम। काइनेटिक एनर्जी हाफ मल्टीप्लाई मैथ कितना है? 1200 मल्टीप्लाई वेलोसिटी स्पीड 20 मीटर पर सेकंड है। तो स्पीड की वैल्यू हम यहाँ पर लगाते हैं और इसके ऊपर स्क्वायर है तो हम स्क्वायर भी कर देते हैं। 1/2 मल्टीप्लाई 1200 मल्टीप्लाई, अब 20 का हम स्क्वायर कर लेते हैं कि 20 का स्क्वायर कितना आता है, और उसके बाद इसकी फिर आगे कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। 20 का स्क्वायर तो ये आ गया जी हमारे पास 400। 20 का स्क्वायर हमारे पास आ गया जी 400। तो जब हमारे पास ये 400 आ गया तो अब इसके हम कैंसिलेशन करते हैं। 2 1 2 और 2 6 12 और ये 2 0 आ जाएंगे। 600 मल्टीप्लाई हमारे पास आ गया जी 400। ये आ रही है काइनेटिक एनर्जी, हम फाइंड करने जा रहे हैं। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर लें इसको, 600 मल्टीप्लाई 400, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 600 मल्टीप्लाई 400। हाँ जी, तो ये आ गया 240000। अब इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखने की कोशिश करते हैं। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 240 मल्टीप्लाई 10⁻³ लिख सकते हैं, यानी इस जिसका कहीं पॉइंट नहीं होता उसका पॉइंट एंड पे। अब मैं इसको मूव करवा के यहाँ से 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट यहाँ पे पॉइंट इसका लेके आ गया, इसको लिख सकते हैं 10⁻1 2 3। तो इस तरह से काइनेटिक एनर्जी हमारे पास कितनी आ गई? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 240। 10⁻³ कितना होता है? किलो होता है, हम किलो लिख लेते हैं। और साथ में हमारे पास क्या आ जाएगा? साथ में हमारे पास जूल आ जाएगा, जो कि एनर्जी का यूनिट होता है। तो अब इस तरह से हमारे पास ये आंसर आ गया। तो इसको अब आपने क्या करना है? इसको आपने हाईलाइट कर देना है। आपने इसको जब हाईलाइट कर दिया तो यहां पर आप लिख देंगे आंसर। तो इस तरह से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 6.3 हमारा क्या हो गया? मुकम्मल हो गया।
अब हमने स्टार्ट करना है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 6.4। तो जैसे कि वीडियो के स्टार्ट पे आपको बताया था कि आपने न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट को ध्यान से रीड करना होता है। तो 6.4 न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट है, कहता है कि अ 500 ग्राम स्टोन इज थ्रोन अप, एक 500 ग्राम का पत्थर आपने ऊपर को फेंका विद द वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी के साथ। फाइंड इट्स पोटेंशियल एनर्जी एट इट्स मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट पे आपने उसकी पोटेंशियल एनर्जी मालूम करनी है। और दूसरा पार्ट इसका है कि काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड, काइनेटिक एनर्जी आपने मालूम करनी है जब ये ग्राउंड को हिट करेगा। यानी एक स्टोन को आपने इस टाइप से, ये आपके पास स्टोन है फॉर एग्जांपल, आपने इसको ऊपर फेंका है, तो एक आपने यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी उसकी फाइंड करनी है, और जब वो ग्राउंड को हिट करेगा तो आपने क्या मालूम करना है, उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो मालूम करनी है कि काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है। तो सबसे पहले हम गिवन डाटा लिखते हैं। तो गिवन डाटा में हमारे पास मैस गिवन दिया हुआ उसने, तो मैस कितना हमारे पास है, मैस m इज इक्वल टू 500 ग्राम। अब आपने इसको किलोग्राम में लेके जाना है तो आपको 500 डिवाइडेड बाय 1000 करना पड़ेगा। तो इस तरह से ये 0.5 kg आपके पास आ जाएगा। यानी इसकी आप कैलकुलेशन भी कर सकते हो। आप लिखें 500 डिवाइडेड बाय 1000, तो ये आ गया 0.5 g। उसके बाद हमें गिवन है वेलोसिटी, यानी स्पीड उसकी हमारे पास गिवन है 15 मीटर पर सेकेंड। स्पीड इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड। फाइंड क्या करना है, फाइंड आपको करना है जी पोटेंशियल एनर्जी एट इट्स मैक्सिमम हाइट। एक तो आपको मालूम करना है पोटेंशियल एनर्जी एट इट्स मैक्सिमम हाइट। दूसरी चीज काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड, काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड। ठीक है जी। अब हमने क्या करनी है, हमने इसकी कैलकुलेशन स्टार्ट करनी है। अब कैलकुलेशन जब स्टार्ट करेंगे हम, तो हम एक चीज़ यहाँ पे आपको बताते हैं, वो ये है कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एट मैक्सिमम हाइट काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्टोन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। हमने पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में कि टोटल एनर्जी जो होती है वो कांस्टेंट रहती है। एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चली जाती है, ना हम एनर्जी को बना सकते हैं ना हम एनर्जी को ख़त्म कर सकते हैं, बट इट कैन चेंज इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चली जाती है। तो हम लिखते हैं यहाँ पे सबसे पहले बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक कि टोटल जो उसकी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्टोन होगी, यानी यहाँ से आपने जो उसको स्पीड दी थी, काइनेटिक एनर्जी उसको दी थी, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्टोन इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी, यानी जो उसकी काइनेटिक एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाएगी। तो इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, यानी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्टोन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। अब हम जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है। पोटेंशियल एनर्जी जब काइनेटिक एनर्जी के बराबर है, तो इसलिए हम इसका फार्मूला लिख सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या है, हाफ mv स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई m कितना है, मैस हमारे पास 0.5 है, मल्टीप्लाई स्पीड कितनी है 15 मीटर पर सेकेंड, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई 225। 15 का स्क्वायर कितना होता है,
कैलकुलेटर की मदद से भी हम करके दिखा देते हैं आपको कि 15 का जो स्क्वायर होगा वो होता है 25। अब इसके हम कैलकुलेशन करते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 0.5 मल्टीप्लाई टू 25 डिवाइडेड बाय 2। तो ये आ गया हमारे पास 56.25। ये क्या आ गया है, जो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हुई थी हमारे पास वो आ गया कि काइनेटिक एनर्जी के बराबर उसकी क्या आ गई है, पोटेंशियल एनर्जी आ गई है, जो कि 56.25 जॉल आ गई है। तो इसको अब हम एक पार्ट इसका कर लिए, इसको हम हाईलाइट करते हैं, साथ इसका यूनिट लाजमी लिखना आपने, क्योंकि यूनिट नहीं लिखेंगे तो आपके मार्क्स कट सकते हैं। 0.5 मार्क्स जो हैं वो आपके कट जाते हैं जब आप यूनिट नहीं लिखते हो। इस तरह से एक पार्ट इसका हुआ। अब दूसरे पार्ट में कहा उसने काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड, जब यहां से काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है, तो अब पोटेंशियल एनर्जी जब काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी व्हेन काइनेटिक एनर्जी व्हेन हिट्स द ग्राउंड, जब इसने ग्राउंड को हिट करना है तो आपने क्या करना है, ग्राउंड को हिट करने से पहले तक उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो बतानी कितनी है। व्हेन स्टोन हिट्स द ग्राउंड इट्स टोटल काइनेटिक एनर्जी, इट्स टोटल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो इसकी जो टोटल एनर्जी थी अब वो किस में कन्वर्ट होगी, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। तो इसलिए हम इसको लिख सकते हैं अब कि इसका जो सेकंड पार्ट, अब ये उसका फर्स्ट पार्ट था, अब ये सेकंड पार्ट उसका है, यहां पे लिख देते हैं ये इसका फर्स्ट पार्ट था। तो अब क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। अब मैस हमारे पास कितना है, मैस 0.5 kg, 1/2 मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई स्पीड कितनी है 15 मीटर पर सेकेंड, और ऊपर इसका स्क्वायर है तो हम स्क्वायर लगाएंगे। अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं, तो ये आ गया 225। इसकी कर लें, ये वही कैलकुलेशन सेम पोटेंशियल एनर्जी वाली है, हमने देखा था कैलकुलेशन करने के बाद 56.25 आंसर आता है। तो हम यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी भी लिख देते हैं 56.25। तो इस तरह से जब ये आंसर आपके पास आया तो आपने इसको क्या करना है, हाईलाइट करना है, साथ में यूनिट लाजमी लिखना है आपने। तो यहाँ पर हम यूनिट भी लिख देते हैं, इसका जॉल यूनिट है इसका, और आपने यहाँ पे साथ लिख दें कि ये आंसर हमारा है जी। अब एक चीज़ यहाँ से आपको कंफर्म हो गई है, वो ये कि काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हुई थी, और पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हुई है, काइनेटिक एनर्जी में। टोटल एनर्जी क्या रहती है, टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट रहती है बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब देखें कि जो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हुई थी 56.25 जूल था, तो काइनेटिक एनर्जी 56.25 जूल आ गई है। तो बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक जो हमने लिखा था पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चली जाती है बट टोटल एनर्जी रिमेन कांस्टेंट रहती है। वो हमें प्रूफ भी मिल गया है कि पोटेंशियल एनर्जी इतनी थी उतनी ही काइनेटिक एनर्जी हमारे पास आई है। तो इस तरह से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 6.4 जो कि इम्पोर्टेंट भी है, तो वो हमारा मुकम्मल हुआ। अब हम करते हैं 6.5। तो प्रॉब्लम नंबर 6.5 है। तो सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट को ध्यान से रीड करेंगे, क्योंकि स्टेटमेंट को रीड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए। न्यूमेरिकल में पूरे मार्क्स हासिल करने हैं तो आपको न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट को ध्यान से रीड करना पड़ेगा, न्यूमेरिकल को अच्छे तरीके से करना पड़ेगा, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे, तो आपके पूरे मार्क्स न्यूमेरिकल में आ सकते हैं। तो अब क्या है, 6.5 न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट है, ऑन रीचिंग द टॉप ऑफ अ स्लोप, एक स्लोप के टॉप पे पहुंचने के बाद 6 मीटर हाइट है उसकी, फ्रॉम इट्स बॉटम अ साइक्लिस्ट हैज़ अ स्पीड ऑफ 1.5 मीटर पर सेकेंड। एक साइक्लिस्ट की स्पीड कितनी है, 1.5 मीटर पर सेकेंड है। फाइंड द काइनेटिक एनर्जी एंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द साइक्लिस्ट। आपने साइक्लिस्ट की काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को क्या करना है, मालूम करना है। द मैस ऑफ द साइक्लिस्ट एंड हिज बाइसाइकिल इज 40 kg। अब मैस जो साइक्लिस्ट का और बाइसाइकिल का है वो कितना है, 40 kg है। तो अब आपने इसकी मालूम क्या करनी है, इसकी काइनेटिक एनर्जी मालूम करनी है और आपने इसकी पोटेंशियल एनर्जी को मालूम करना है। ऑन रीचिंग द टॉप ऑफ अ स्लोप 6 मीटर हाइट।
अब एक स्लोप जो है उसकी हाइट, सबसे पहले हम गिवन डाटा लिख लेते हैं। हाइट कितनी उसने गिवन दी है, हाइट है 6 मीटर। तो हाइट हमारे पास है जी h, जो कि है 6 मीटर। उसके बाद साइकिलिस्ट की स्पीड जो है वो है 1.5 मीटर पर सेकेंड। आप इसका मैस कितना है, मैस भी गिवन दिया हुआ है, मैस है 40 kg। अब आपको मालूम क्या करना है, मालूम ये करना है फाइंड द काइनेटिक एनर्जी। इसकी आपने एक तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो मालूम करनी है, एक क्या करनी है आपने, काइनेटिक एनर्जी मालूम करनी है, और दूसरा इसकी आपने मालूम करनी है पोटेंशियल एनर्जी। दो चीज़ें आपने इस न्यूमेरिकल के अंदर मालूम करनी है। तो हम लिखेंगे यहां पे वी नो दैट, वी नो दैट, हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। अब काइनेटिक एनर्जी के फार्मूले के अंदर हमने वैल्यूज लगानी है। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। तो हाफ मैस कितना उसका है 40 kg, हम यहाँ लगाएंगे मैस उसका, मल्टीप्लाई स्पीड कितनी उसकी है 1.5 मीटर पर सेकेंड, 1.5 और ऊपर स्क्वायर है तो हम इसका स्क्वायर कर देते हैं। 1/2 मल्टीप्लाई 40 मल्टीप्लाई 1.5 का हमने क्या करना है स्क्वायर कर लेते हैं। तो 1.5 का जो स्क्वायर हमारे पास है वो आ रहा है 2.25। तो इसको कैंसिलेशन करते हैं, ये आ गया 20 मल्टीप्लाई 2.25। तो काइनेटिक एनर्जी का आंसर निकालते हैं इसको मल्टीप्लाई करके, मल्टीप्लाई 20, तो ये आ गया 45 जॉल। अब आपने क्या करना है इसको, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी हमने फाइंड आउट कर ली है, तो इसको आप हाईलाइट करें, यूनिट लाजमी लिखना है। अगर आपने 5/5 मार्क्स हासिल करने हैं यूनिट लाजमी लिखना होता है। काइनेटिक एनर्जी का यूनिट क्या होता है जॉल, तो इस तरह से 45 जॉल हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आ गई है, और साथ यहाँ पर लिख दें कि ये हमारा आंसर है। अब आपने मालूम करना है जी उसकी पोटेंशियल एनर्जी की, पोटेंशियल एनर्जी उसकी कितनी है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला हमें पता है कि पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होती है। तो अब हम पोटेंशियल एनर्जी जो है इसको फाइंड आउट करते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास जो है वो कितनी आती है। तो पोटेंशियल एनर्जी का हमें फार्मूला पता है कि पोटेंशियल एनर्जी जब टॉप पे होगा, एट द टॉप ऑफ अ स्लोप, टोटल एनर्जी ऑफ द साइक्लिस्ट जो होगी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो अब पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या है, F क्रॉस H है, और F इज इक्वल हमें पता है W, और W इज इक्वल होता है mg, क्योंकि वेट उसका वर्टिकली डाउनवर्ड ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट करता है। तो इसलिए हम यहाँ पे अब लगाएंगे पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू F इज इक्वल टू W एंड W इज इक्वल टू mg, तो ये बन जाएगा mgh। इसमें हम वैल्यूज लगाते हैं। मैस हमारे पास गिवन है 40 kg है, और g की वैल्यू हमें पता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, हाइट उसने 6 मीटर दी है। इनकी वैल्यूज लगा लें, 40 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 6। तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास कितनी आ जाएगी, इनको आप मल्टीप्लाई कर लें। हम कैलकुलेटर की हेल्प से करते हैं इसको मल्टीप्लाई। तो यह है जी 40 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 6, तो ये आ गया जी 2400 जॉल। ये हमारे पास आ गया जी 2400। तो इस तरह से हमारी पोटेंशियल एनर्जी जो इस की थी साइक्लिस्ट की, वो भी हमने निकाल ली है कि वो कितनी आ रही है। इसको आपने हाईलाइट करना है इस तरह से, और आपने आंसर लिखना है, तो आपके न्यूमेरिकल में 5/5 मार्क्स आएंगे। तो इस तरह आज हमने एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है वो 6.1 से 6.5 तक किए हैं। तो आपने इन न्यूमेरिकल्स को अच्छी तरह से तैयार करना है, आपने ये न्यूमेरिकल नोट करने हैं अपने पास,
ताकि आपके काम आए। जब भी आपके एग्जाम है तो आप इनको रिकॉल करें, बार बार न्यूमेरिकल्स को करके देखें, तो न्यूमेरिकल आपको आसान लगेंगे। और जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट पे कुछ ट्रिक्स बताई थी न्यूमेरिकल्स को हल करने की, तो उनको आपने लाजमी फॉलो करना है, ताकि आपके न्यूमेरिकल में जो गलती है, एक तो जिससे आपका सारा न्यूमेरिकल गलत हो सकता है वो ना हो, और दूसरी चीज़ ये है कि आपके लिए न्यूमेरिकल मुश्किल ना लगे। तो इसलिए आपने इसको ध्यान से इन बातों को मेरी समझना है, और जिस तरह से मैंने बताया इस तरह से आपने न्यूमेरिकल्स करने हैं, तो इंशाल्लाह ताला आपको न्यूमेरिकल्स कभी भी मुश्किल नहीं लगेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, तब तक अल्लाह हाफिज़।